अच्छा जनाब, आप लोगों ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक सीरीज आती थी एक्स फाइल्स, वो एक्स फाइल्स देखी होंगी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारे मुल्क में, उनका भी बड़ा दिल करता है एक्स फैक्टर्स क्रिएट करने का। पहले उन्होंने MQM के साथ एक्स फैक्टर क्रिएट किया और अब भी लग यही रहा है कि अब मंजूर पश्तीन के साथ एक्स फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे उससे पहले फयाज भाई हमारे साथ मंजूर पश्तीन के बारे में बहुत जो है अहम खबर देने वाले थे। जब हमने उनको रोका और हमने कहा हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे हम बात करेंगे। तो फयाज भाई प्लीज हम कॉन्वर्सेशन का सिरा जो है वहीं से पकड़ेंगे। मंजूर पश्तीन के ऊपर जरा जो है थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि मुझे तो बहुत ही खतरा लग रहा है उस आदमी की प्रेजेंस से। अच्छा, मंजूर पश्तीन जो है, जब इसने शुरू में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM जब इसने शुरू की थी, उस वक्त ये वाकई एक ऑर्गेनिक लीडर था। वहाँ के जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, फाटा, फाना, जो भी वो हमारा एजेंसीज का एरिया है KPK में, वहाँ से उसने मूवमेंट शुरू की थी। और वो मूवमेंट उस दौर की थी जब क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तो कोई पता नहीं चलता था कि ये तालिबान इधर वाले हैं, उधर वाले हैं, या कोई बाहर वाले हैं, या कहाँ से हैं, अलकायदा वाले हैं, क्या है। तो वो पूरा KPK में और इन कबायली एरिया में और अफगानिस्तान में उनका आना जाना, तो मकामी लोग जो है वो उससे तंग थे। ज़ाहिर है हमारी आर्मी ने और अमेरिकन के साथ मिलके उनकी सरकोबी के लिए, उनका कला कमा करने के लिए इन्होंने अटैक्स तो करने थे। अब उस अटैक्स में ये कोई तरीके से तो कर नहीं रहे थे, ऐसे ही जहाँ कहीं थोड़ी बहुत मुखबिरी होती थी, ड्रोन फेंक देते थे, फायर कर देते थे, बमबारी कर देते थे, लोगों को मार देते थे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अटैक किए हैं, ऐसे ऐसे। वहाँ कहीं शादी का इज्तिमा है तो ऊपर से सेटेलाइट से देख लिया है अमेरिकन ने कि यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहीं से कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है कि जी ये शादी हो रही है तो इसलिए लोग 50, 200, 100, 200 इकट्ठे हैं, या जनाजा हो रहा है तो उसमें 50, 100 या 200 बंदे इकट्ठे हुए हैं। जहाँ कहीं इज्तिमा देखा और वहाँ उन्होंने वहाँ ऊपर से फायर किया और लोगों का नुकसान हुआ मकामी तौर पर। तो लोग बड़े दिल बर्दाश्ता थे, गुस्से में थे और परेशान भी थे, और कुछ समझ नहीं आती थी कि किससे बात करें, किससे ना करें, क्योंकि वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त की जो KPK थी वो तो सारी सो गई थी। एक इमरान खान था जिसने ड्रोन अटैक के खिलाफ तकरीरें की और उसके रेजिस्ट करने की कोशिश की, हत्ता कि इसने वहाँ बॉर्डर तक जो है लॉन्ग मार्च भी किया था। लेकिन इसके अलावा बाकी मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ और जितनी मुस्लिम लीग A to Z जितनी तंजीमें हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले, ANP ने थोड़ा बहुत रिस्क किया, लेकिन ANP भी उस वक्त तकरीबन इतनी को वो मार पड़ चुकी थी, वो भी बेचारे इस काबिल नहीं, इस पोजीशन में नहीं रहे थे कि वो रजिस्ट करते। मौलाना साहब ने तो वैसे ही तय किया हुआ था, क्योंकि मौलाना साहब का सॉफ्ट कॉर्नर उधर भी था, इधर भी था, और अपने किसी सख्त गर्म जगह पे पाँव भी नहीं रखते मौलाना साहब को तो सिर्फ दही खाने से मकसद है। वो दही कोई भी उन्हें पेश कर दे वो खाना शुरू हो जाएंगे। दही मैं कह रहा हूँ, खीर कह रहे हैं, खीर मिल जाए उन्हें अपने खाने पीने से गर्ज है, और उनको अपने पेट और अपनी नाक से आगे वो नहीं सोचते। पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन उस तरह उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें ये घमंड है कि मैंने जब भी जलसा करना होता है, मेरे पास मदरसे इतने हैं, मैं वहां से बच्चे भरता हूँ बसों में, मैं अपना जलसा कर लेता हूँ। और उनके बारे में तो कुछ अर्से पहले तक यहाँ तक मशहूर था कि वो जिस तरह रेंट ए कार होती है कोई, ये इस तरह रेंट ए जलसा, ये जलसा जो है बाकायदा रेंट ए जलसा, इनको आप ऑर्डर दे दें, ये बता देंगे कि 500 का जलसा करना है, 5000 का करना है, 500 को करना है तो इतना खर्चा होगा, 5000 का करना है तो इतना खर्चा होगा। पेशावर में करना है तो क्योंकि वहाँ मदरसे नजदीक हैं, थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन और उनके खाने का खर्चा होगा, वो इतना होगा। अगर इस्लामाबाद बच्चे बुला के वहाँ जलसा कर रहे हैं तो उसका ज्यादा होगा। अगर लाहौर मीनार पाकिस्तान तक लेके जाने हैं अपने स्टूडेंट मदरसों के तो उसका ज़्यादा खर्चा, 2-3 दिन का स्टे, आना जाना, खाना पीना, वो जरा ज्यादा होगा। जो भी उनसे पेमेंट कर देता था मौलाना साहब जलसे कर देते थे। इसके अलावा पब्लिक सेंटीमेंट का किसी को ख्याल ही नहीं था। इस दौरान उस माहौल में ये मंजूर पश्तीन साहब जो है, इन्होंने अपना एक सिलसिला शुरू किया, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया और इन्होंने कहना शुरू किया कि हम पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ की ये मूवमेंट है, हम उनकी हिफाजत के लिए बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हम पे ड्रोन हमले ना करें, हमें मत मारें, हम जो उठ खड़े हुए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बहुत जज्बाती तकरीरें करते थे। शुरू में लगा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये वाकई ये बंदा बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने अप्रोच कर लिया, किसी तरीके से भी उसे अपने लाइन में ले आए। फिर आपने देखा कि वो तब बोलता था जब उसे ऊपर से हुक्म होता था, वरना वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने इसी तरह खामोश हो जाता था, जिस तरह पिछले 40 दिन से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खामोश थे। तो वो ऑन डिमांड उसकी स्टेटमेंटें होती थी अपने मंजूर पश्तीन की। इस दौरान ये हुआ कि इन्होंने बाकायदा मंजूर पश्तीन के बंदों ने इलेक्शन तक लड़ लिया, इलेक्शन लड़के असेंबली में पहुंच गए, मोहसन दावड़ और अली वजीर। अब अगर आप एक बंदे को दहशतगर्द समझते हैं, जो उसकी कार्रवाइयों को, उसकी तकरीरों को दहशतगर्द समझते हैं, हमें आपने पाकिस्तान भर के लोगों को ये तासर दिया हुआ था कि ये मंजूर पश्तीन जो है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला, ये एंटी स्टेट है,
ये एंटी पाकिस्तान है, ये लोगों को बरगलाता है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें ये तासर दिया हुआ था, लेकिन बैक एंड से आपने उसके साथ राब्ते बहाल किए हुए थे, और राब्तों का इससे बड़ा और सबूत कोई नहीं हो सकता कि उसके बंदों को आपने कौमी असेंबली तक पहुंचा दिया, और फिर भी वो कौमी असेंबली में भी अली वजीर ने 1-2 तेज तकरीरें की, फिर उसे पकड़ के ले गए, 4 दिन अंदर रखा, फिर उसे बात की, फिर उसे वापस छोड़ दिया। अब लगता ये है लोगों को, आम लोगों का तासर ये है कि मंजूर पश्तीन एक्चुअली इन्हीं पिंडी बॉयज का ही बंदा है, इनका ही बंदा है, और इनकी मर्जी से ही करता है। अब चूंकि इमरान खान से तवज्जो हटानी थी, KPK में इमरान खान की PTI को तोड़ना है, पहला तजर्बा इन्होंने कर लिया उस पे, परवेज खटक पे, वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद अब KPK में ना मौलाना फजल रहमान इमरान खान की टक्कर दे सकता है, ना वहाँ मुस्लिम लीग टक्कर दे सकती है, ना पीपल्स पार्टी, ना ANP, ना परवेज खटक। तो चलें आप एक तजर्बे के तौर पर इसको मंजूर पश्तीन को थोड़ा सा बकअप करते हैं, इसको उठाते हैं, शायद ये इमरान खान के वोट तोड़ ले PTI के KPK में। तो ये एक्चुअली जो डील मिली है, ताज़ा तरीन जो इसे डील मिली है, वो डील ये है, इसलिए दी गई है मंजूर पश्तीन को कि तुमने PTI के बंदे वहां तोड़ने हैं, PTI का वोट तोड़ना है, और KPK में इमरान खान का असर रसूख कम करना है। क्योंकि 9 मई को जो वाकया हुआ, और उसके बाद जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जितनी सख्तियां हुई इमरान खान के और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ, उसके बारे में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो KPK में हुई है। जिस तरह पंजाब में लोगों के घरों में पुलिस जाके बेहूदगियां कर रही है और बदतमीजियां कर रही है और चारदीवारी को पामाल कर रही है, KPK में उस तरह पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि वहां लोकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। आपने खुद वो वीडियोस देखी होंगी लोगों ने, जो वीडियोस चली हैं, वायरल हुई हैं, जिसमें लोगों ने हलफ उठाया है, 50-50, 100-100, 200 बंदों ने हलफ उठाया है कि पुलिस अगर हमारे हम में से किसी के बंदे के घर में भी आएगी तो पुलिस फिर खैर खैरियत से वहां से वापस नहीं जाएगी। हम ये हलफ उठाते हैं, कुरान पे हलफ उठाते हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे और उनकी हमदर्दी की भी परवाह नहीं करेंगे, आइन की भी परवाह नहीं करेंगे, कायदे कानून की भी परवाह नहीं करेंगे। इस तरह की जब ओथ टेकिंग हो गई जगह जगह, तो ये हमारे पिंडी बॉयज को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ कि वहां तो हालात बहुत खतरनाक है। अब उस खतरनाक को इन्होंने, खतरनाक को, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो उन्होंने एक लोहे को काटने के लिए दूसरा लोहा पेश कर दिया। अब ये लेकिन ये भी इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है, ये भी इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है, क्योंकि पठान वोट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, वो खान को ही वोट मिलेगा। ये पश्तीन को ये बिल्कुल गलत है, इनकी गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल मंजूर पश्तीन को डील देना गलत अप्रोच है। आप अगर KPK में अगर PTI का वोट और उसका जोर तोड़ना चाहते हैं, आपको PTI से बात करनी पड़ेगी। आपको PTI के मुतालबात 100% नहीं तो कम से कम 50% मानने पड़ेंगे। लेकिन 50% जब आप उसके मानेंगे तो आप 50% अपने भी मनवा लेंगे। यही सूरत एक निकलती है आपकी कि आप कुछ बातें अपनी मनवाएं, कुछ माने PTI की और इमरान खान की। इस तरह सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये कौम जिद लगा चुकी है, ये कौम इंतहाई जिद्दी है। इमरान खान इसी कौम से निकला हुआ है, इसलिए जिद्दी है। अब वहां बैठा हुआ है 20 दिन से, इतने उसके पास डेलीगेशन भेजे गए हैं, वो कोई बात नहीं मान रहा। अब आखिरी इतला आज रात की ये है कि उसे शायद इस्लामाबाद ले आए हैं। बहाना ये है कि जी सुबह, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को लेटर लिख दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन आए और हमें बताएं किस तरह इलेक्शन होंगे, क्या होंगे, अपनी राय दें, अपनी आरा दें। तो उसमें एक लेटर इमरान खान को भी बतौर पार्टी हेड लिखा गया है, तो इसलिए हम उसे इस्लामाबाद ले आए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सुबह तक जब वो होगा फैसला इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो उसके मुताबिक इन्होंने अगला लाहेअमल तैयार करना है। लेकिन इस्लामाबाद लाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि शायद वो जो खुफिया मुज़ाकरात की बड़ी अरसे से बात हो रही थी, शायद वो समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान इस नहज पे पहुंच चुका है, या इतना टूट चुका है, या इतना इस हद तक आमादा हो चुका है कि हाँ ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मे भी आज रात इस्लामाबाद उसे बुलाया गया है। अगर इस तरह की खबरें हैं कि उसे ले आए हैं अटक जेल से निकाल के, उसे शायद आज रात को उससे बातचीत हो और शायद कल तक कोई बात ऐसी सूरत निकले, उसी के नतीजे में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी फैसले आएंगे, उसी के नतीजे में भी सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आएंगे। क्योंकि ये उन्हें, हमारे पिंडी बॉयज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपने 2 जज साहबान के साथ बैठ के ये कह रहे हैं कि ये जल्दी में फैसला हुआ है, ये गलत हुआ है, सजा गलत दी गई है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो इमरान खान को रिलीज करें। अब इस्लामाबाद बुला के उससे बैठ के बात करके उसे ये तासर देने की कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें रिलीज करा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिलीज नहीं करा रहा, तुम्हें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिलीज नहीं करा रहे, बल्कि हम करा रहे हैं। शायद वो इस तनाजर में, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अब रिलीज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो अब शायद ये आज रात को कुछ इस तरह की बातचीत चले इनकी। लेकिन दूसरी तरफ एक खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लिखा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को, एक खत सदर अलवी साहब ने लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को।
अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, क्योंकि सदर अलवी साहब ने बुलाया है कि आए मेरे साथ बैठ के बात करें, मुझे बताएं कौन सी डेट देनी है इलेक्शन की, क्या करना है, तो शायद वो अब एक उनके लिए फेस सेविंग होगी। अलवी साहब को कहेंगे कि देखें मैंने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को लेटर लिख दिया है, उन्हें मैंने आज बुलाया हुआ है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी आरा सब की लेंगे, फिर उसके तनाजर में हम जो है हमने अपनी उन्हें टाइमलाइन बता दी है कि हमने 17 अगस्त से मरदमशुमारी के नतीजे में डीलिमिटेशन पे काम शुरू कर दिया है। 14 दिसंबर को डीलिमिटेशन जो है हल्का बंदियां कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हल्का बंदियों पे एतराज का एक टाइम होगा, उसके बाद फिर हम इलेक्शन का अनाउंस करेंगे, और इलेक्शन का अनाउंस अगर उसके मुताबिक नई हल्का बंदियों के मुताबिक वोटर लिस्ट हमारी 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 हफ्ते लगेंगे, जो भी टाइम लगेगा उसमें तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे। कहानी इन्होंने इस तरह करनी है, ये फरवरी में भी नहीं इलेक्शन कराना चाहते, ये मार्च अप्रैल मई में लेके जाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अलवी साहब ने अब तलब कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, तो उनके लिए फेस सेविंग के लिए ये लेटर जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को लिखा है, ये लेटर फेस सेविंग में भी काम आएगा और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ भी काम आएगा, क्योंकि उन्होंने लेटर में लिखा है कि खुद आए, हेड ऑफ द पार्टी आए या अपने किसी नामजद करदा नुमाइंदे को भेजे। तो नुमाइंदा तो इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी था, उसे भी आपने अरेस्ट किया हुआ है, सेक्रेटरी जनरल पहले ही पार्टी छोड़ के ओहदे वापस करके बैठा हुआ है, तो नुमाइंदा कौन जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई का? कोई भी नहीं जा सकेगा। तो शायद वो इमरान खान से ही बात करना चाहें और शायद इसी बहाने वो कोई बातचीत का रास्ता खोलना शुरू करें, क्योंकि ये परवेज खटक वाला जो है वो भी तीर नहीं चल सका, वो भी तुक्का साबित हुआ है। अब ये मंजूर पश्तीन वाला भी आम तासर जो लोगों में है, उल्टा मंजूर पश्तीन और मंजूर पश्तीन के साथ जो इन्होंने अपनी कोई डील रखी हुई थी वो एक्सपोज हो रही है कि मंजूर पश्तीन तो आपका वो है जो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक जालिम हुक्मरान से पूछ के अदा करता है, ये तो आपका ही नुमाइंदा है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप वैसे तो यहाँ इस्लामाबाद में चिड़िया को पर नहीं मारने देते, ये वहां से केपीके से बंदे लेके इस्लामाबाद में आके जलसा कर गया है, और जलसा भी ऐसा किया है कि उसने आपके खिलाफ ऐसी बातें की हैं जो आज तक इस्लामाबाद के लोगों ने पहले नहीं सुनी थी। और फिर ईमान मिजारी को वहां कौन लेके आया है, और ईमान मिजारी को आपने इस तरह खुल के किस तरह बोलने की तकरीर करने की इजाजत दे दी है? ईमान मिजारी की वालदा शीरी मिजारी को तो आपने 8-8 दफा जो है जेल में अरेस्ट किया और वापस उसे रिहा किया, और उसके बाद जो भी सिलसिला हुआ उसको तो पार्टी छुड़वा के आपने दम लिया। ईमान मिजारी को आप नई पार्टी किस तरह ज्वाइन करवा रही हैं? और उसने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों की बाकायदा टोपी पहन के वहां जो उसने तकरीर की ईमान मिजारी ने, और ईमान मिजारी को अगले दिन जब आप कोर्ट में पेश किया तो दोबारा उसने हाथ खड़े करके विक्ट्री का निशान बना के दोबारा वही नारे लगाए जो नारे नहीं लगाए जाने चाहिए, जो रिपीट करते हुए हमें शर्म आती है, हमें अफसोस होता है कि ये हमारी पाक फौज के खालिद के बारे में ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं और इस्लामाबाद में लग रहे हैं। और अगर आप इनको मंजूर पश्तीन को और इनके जितना भी ग्रुप है इनको नहीं रोक सकते, तो फिर आम आदमी ये समझने में हक बजानिब है ना कि आपने खुद डील दी हुई है मंजूर पश्तीन को, आप खुद मंजूर पश्तीन को एज एन अल्टरनेट पेश करना चाहते हैं केपीके में। आप चाहते हैं कि इमरान खान का जोर टूट जाए, बाकी कोई भी आ जाए। जी अच्छा फयाज भाई, आपने ये कहा कि बड़ी ज़िद्दी कौम है, अपनी जगह पे अड़ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हमारे जो हैं वो दोस्त फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान जैसे भी, जो कि हर पार्टी में बैठना जो है पसंद करते हैं, ज़िद नहीं करते ज़्यादा जो है और पीछे हट जाते हैं। अच्छा फयाज भाई, मैं तो जो मुल्क के हालात देखती हूँ मेरा दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि इस तरह का पाकिस्तान हमने देखा नहीं था और इस तरह की डिक्टेटरशिप हमने देखी नहीं थी। आपको तो पता है कि मैं और आप, हम दोनों ही मुशर्रफ साहब के ज़माने में इस्लामाबाद में जर्नलिज्म करते थे, बड़ी बड़ी सख्त रिपोर्टें लिखते थे, फ्रंट पेज पे छपती थी। इस तरह का तो जुल्म नहीं था उनके ज़माने में भी। तो बहरहाल वो ही वॉज अ क्लास अपार्ट, ही वॉज अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन। अब कुछ लोगों को नहीं भी पसंद थे, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ नहीं भी ठीक हैं। आपको इस मुल्क का फ्यूचर क्या लगता है? आपने मुझे बिल्कुल उसमें जज्बातियत नहीं दिखानी, क्योंकि आप कहते हैं ये कौम बड़ी जज्बातियत है। आपने जज्बातियत, आपको इजाज़त नहीं है, बिकॉज यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। आपने बगैर बायस के और जज्बातियत के बताना है कि आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या लगता है, कीपिंग इन व्यू के आसपास सारे दुश्मन ही बैठे हुए हैं और जिसको तोड़ने के चक्कर में है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे, आप बड़ा मुश्किल ऑफ लफ्ज़ बोलते हैं, पता नहीं कौन से हल्के, ये जो हल्के हैं इनको एक तहरीरी स्क्वायर होता हुआ नजर नहीं आता इस मुल्क के अंदर, या एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कोई वेव नजर नहीं आती इस मुल्क में? अगर ये जिद्दी हैं, अगर ये लोग जिद्दी हैं, तो ऐसा कुछ आ सकता है? आप जो कहती है ना कि जज्बाती नहीं होना, जज्बाती कैसे ना हो बंदा जब बंदे को खबरें ये मिलें
मीर मुर्तजा भुट्टो, पता नहीं आप उससे मिली हैं कि नहीं मिली, मैं उससे मिला हूँ जी जी, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो जब भी इस्लामाबाद आते थे, एक मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, वही जो इस्लामाबाद जब आए थे, तभी वो इस्लामाबाद जब भी आते थे सिंध हाउस में ठहरते थे, तो उनका एक खास उनका कार्य खास होता था, अनायत हुसैन उसका नाम था। तो अनायत हुसैन ने मुझे कॉल करनी, उसने कहा साहब आ गए हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो सिंध हाउस में मैं उनसे मिलता था जब भी वो आते थे, और उनसे पॉलिटिकल गुफ्तगू करने के, इंटरव्यू, खबरें, डिस्कशन के अलावा मैं बड़ी देर उस बंदे के सामने बैठ के सिर्फ उसे देखता रहता था, उससे बात करते हुए देखता रहता था। मुझे उसमें जुल्फकार अली भुट्टो की झलक नजर आती थी। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं देखा, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में जो जो हमने सुना है, एग्जैक्टली ऐसा तासर मिलता था कि ये वाकई उसका बेटा है, और उसी तरह, उसी जाहो जलाल और उसी तमकनत से बोल रहा है, उसी तरीके से बात कर रहा है। वो अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में उसे जिंदा रहने दिया जाता, वो रहता, तो यकीन माने पाकिस्तान में एक अच्छा पॉलिटिकल बंदा एक हमें मिलना था, और उसने अच्छी बात करनी थी। आज देखें उसका बेटा जुल्फकार जूनियर सिंध में वो क्या कर रहा है, वो आम गरीब लोगों में घूम फिर के काम कर रहा है, और फ्लाई काम कर रहा है, रिफाई काम कर रहा है। लेकिन जुल्फकार की तो इसकी तो बड़ी बैड रेप्यूटेशन भी थी ना, इसको तो टेररिज्म के भी चार्ज था इसके ऊपर। तो वो जिन हालात में उसने टेररिज्म के चार्जेस उस पे थे, वो उन हालात का नतीजा था, और वो हालात भी जनरल जियाउल हक साहब ने पैदा किए थे। उसका जो गुनाह है मीर मुर्तजा भुट्टो का, वो उस वक्त माफ उसका हमारी स्टेट ने कर दिया जब उसे सिंध के असेंबली का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। जब आप किसी बंदे को असेंबली का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं, इसका मतलब है उसमें जितने भी जिंदगी के पिछले चार्जेस हैं वो आपने माफ कर दिए। जब हमारी स्टेट ने उसे माफ कर दिए और वो इलेक्शन लड़के एमपीए बन के सिंध असेंबली में पहुंच गया, तो उसके बाद हम जिक्र तो कर सकते हैं कि उन्होंने जुल्फकार तंजीम बनाई, या वो एंटी स्टेट उन्होंने कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे, तो वो कहते हैं। अब उनके मानने वाले औरंगजेब जफर खान साहब उनके साथ जो है त्यारा हाईजैकिंग केस में थे, यहाँ होते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी कनाडा के, मेरे प्रोग्राम में कई दफा आ चुके हैं, ही इज अ थारो जेंटलमैन, वो उसमें मुलव्वस थे। लेकिन वो पूरी वजाहत देते हैं कि हमने जुल्फकार तंजीम क्यों बनाई थी, हमारे किन हालात में हमने बनाई थी, हमें किस तरह दीवार के साथ लगा दिया गया था कि हमने बनाई थी। अगर वो सारे उन्हीं हालात थे और उसी हालात में वो बनाई थी, नहीं बनाई जानी चाहिए, गलत बनाई थी, नहीं होना चाहिए था, बदनामी हुई, हमारा प्यारा अगवा हुआ, फिर वो बाहर जाके काबुल में रहते रहे, फौरन उन्हें इमदाद मिलती रही, बाकायदा लिटरली सीरिया से पैसे आते थे जो इनका खर्चा चलता था, सारा कुछ होता रहा, वो गलत हुआ सारा कुछ। लेकिन अगर वो वापस आ गए तो हमारी स्टेट ने माफ किया, तो वो कौमी सूबाई असेंबली का मेंबर बनाना सिंध असेंबली का मीर मुर्तजा भुट्टो, और बाकी ये लोग भी सारे रिहा हुए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो बात पुरानी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मीर मुर्तजा भुट्टो के खिलाफ, जो उसके कत्ल पे जिन लोगों को बरी किया गया था, उसके खिलाफ, बर्रियत के खिलाफ एक एप्लीकेशन गई हुई थी सिंध हाई कोर्ट में। नूर मोहम्मद गोगा नाम का एक बंदा था, उसने अप्लाई किया हुआ था, जो मीर मुर्तजा भुट्टो के चाहने वालों में से कोई बंदा था, या उनकी मुर्तजा भुट्टो शहीद ग्रुप, जो गनवा भुट्टो ने एक पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप बनाया हुआ है, उसका कारकुन था, या वैसे मीर मुर्तजा भुट्टो का कोई फॉलोअर था, फैन था। उसने एप्लीकेशन दी हुई थी सिंध हाई कोर्ट में। 13 साल बाद वो एप्लीकेशन आज लग गई है, और अगले 3 हफ्ते बाद उसकी बाकायदा हियरिंग शुरू होने वाली है कि वो जो मुल्जमान जिनको बरी किया गया था वो गलत बरी किया गया था। इसका मतलब है सिंध हाई कोर्ट में ये केस अब दोबारा खुलेगा, उसमें बहस होगी, जिरा होगी, डिस्कशन होगी, और उसमें जिन जिन लोगों पे शक है उन्हें वहां तलब किया जाया था, चाहे वो शुएब सडल साहब थे उस वक्त के पुलिस अफिसर, चाहे उस वक्त का कोई SHO, DSP, SP, जो पुलिस मुकाबले में वहां लोग जो मौजूद थे, उनमें से जो जो जिंदा बच गया है उसे बुलाया जाएगा, या अगर जरदारी साहब पे इल्जाम है या किसी और पे इल्जाम है, उन सब लोगों को सिंध हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन 13 साल बाद केस खुला है तो किसी वजह से खुला है। अफसोस का मकाम है कि हमारे मुल्क में, जहां हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों को या हमारे मुख्तदर हल्कों को रिजल्ट लेना होता है, वहां तो इस तरह होता है जिस तरह हुमायूं दिलावर ने झटपट की है, जल्दी जल्दी उसने फैसला सुना दिया बगैर सुने। दूसरी तरफ 13 साल से एक एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, 13 साल बाद आज एप्लीकेशन आई है, उसमें आधे तो पुलिस वाले वफात पा चुके होंगे, और बाकी इनके जो लवाहिकीन हैं अपने मीर मुर्तजा भुट्टो के, पता नहीं नुसरत भुट्टो समेत कितने चले गए हैं इस दुनिया से, वो सारे कहाँ जवाब देंगे। लेकिन 13 साल बाद अगर वो दोबारा मुकदमा ताज़ा किया जा रहा है तो उसकी कोई वजह है, वैसे ही नहीं ताज़ा किया जा रहा। जी अच्छा, नहीं, वो मैंने आपसे पूछा कि फ्यूचर क्या देखते हैं अब आप? हाँ, फ्यूचर मेरे ख्याल में ये जो अवेयरनेस की वेव है ना हमारे यहाँ, इमरान खान का जो क्रेडिट एक था ना पहले, कि उसने 2013 में और ऑनवर्ड 2018 में हमारी जो यूथ जो लाताल्लुक हो रही थी पाकिस्तान के कौमी मामलात से और पाकिस्तान के सियासी मामलात से,
उस लाताल्लुक होती हुई यूथ को उसने वापस रेलिवेंट किया, वापस जोड़ा, अपनी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से उसने जोड़ा। ये उसका पहला क्रेडिट था। अब जो उसका क्रेडिट है, उसने लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है हमारी कौम का, वो इस इमरान खान की स्ट्रगल के दौरान, इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया उस दिन से लेकर आज 17-18 महीने हो चुके हैं। इन 18 महीने में पाकिस्तान में आम आदमी का लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो जितना रेज हुआ है, जितना ऊपर गया है ना, उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का खतरात जरूर हैं, लेकिन हम इन तमाम खतरात से इंशाल्लाह बखैर खूबी निकल जाएंगे। हाँ, आज अगर एक पार्टी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो शायद कल आ जाए। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है तो शायद परसों आ जाए। आज अगर मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं कि हमें पाकिस्तान भाग के हमें लंदन में जाके जाए पनाह लेनी पड़ी है, मे भी कल हालात बदलें तो उन्हें भी वापस पाकिस्तान में पनाह मिल जाए। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती और हालात बदलेंगे। लेकिन इस सारे तनाजर में ये जो आप फवाद चौधरी और इस तरह फिरदौस आशिक अवान और इस तरह के करैक्टर्स की आप बात करते हैं, आप देखें जब इमरान खान को इक़्तिदार से नहीं निकाला गया था और 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो फवाद चौधरी से के ऊपर से गुजरे बगैर इमरान खान तक कोई बात पहुंचा सकता है? इमरान खान और फवाद चौधरी के दरमियान में से कोई हवा भी नहीं गुजरती थी। वो मुहावरतन जो कहते हैं कि दरमियान में से हवा भी नहीं गुजरती। कोई बंदा, किसी की चांसेस ही नहीं थे कि आप फवाद चौधरी को इमरान खान से अलग कर सके। कोई चांसेस ही नहीं थे। इस तरह के बाकी जितने उसके थे, उस्मान बुज़दार को कोई अलग कर सकता था। ये 9 मई की मेहरबानी है कि ये इन सब लोगों को इमरान खान के दूर कर दिया गया है। इमरान खान से ये दूर हो गए हैं। अब इमरान खान के साथ कौन है? हमाद अजहर है, जिसकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं कर सकता। उस्मान डार है, जिसकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं कर सकता। शहरयार अफरीदी है, मुराद सईद है, अली मोहम्मद खान है, ये एक फिरदौस शमीम नकवी है कराची से, आरिफ अलवी है, शाह महमूद कुरैशी है, आप परवेज इलाही, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये तो है ही एस्टेब्लिशमेंट का खानदान। परवेज इलाही के आप देखें उसकी कमिटमेंट कहाँ है। मोनिस इलाही बेशक पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन खड़ा हुआ है और मोनिस इलाही के खड़े होने की वजह से परवेज इलाही भी खड़ा है। तो ये लोग जो करेक्टर सामने आए हैं, जिन्होंने साबित किया है कि हाँ वाकई हम पॉलिटिकल करेक्टर रखते हैं। उमर अयूब, उसके दादा अयूब खान पे आप एतराज कर सकते हैं, गौर अयूब पे एतराज कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह उमर अयूब ने मार खाई है पुलिस से और बाकी इन लोगों से, उसके बाद स्टिल खड़ा है उमर अयूब, तो उमर अयूब को क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे तो KPK में उमर अयूब इज गोइंग टू बी अ बिग लीडर, बड़े लीडर के तौर पर सामने आएगा उमर अयूब। तो ये आप देखें कि इस सारे अमल के दौरान जो मायूसी की लोग बात करते हैं, वो मायूसी की ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसी तरह जिस तरह PTI की 9 मई से तथहीर हो गई है, उसकी थोड़ी क्लिनजिंग हो गई है, साफ हो गई है। अल्लाह करे कोई एक आध 9 मई ना हो, लेकिन कोई ऐसा वाकया पीपल्स पार्टी के साथ भी पेश आए, उन्हें भी पता चल जाए कि उनके पास जेली जमहूरियत कौन से हैं, जेली लिबरल लीडर कौन से हैं और असली कौन से हैं। अल्लाह करे कोई मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा कोई इम्तिहान सामने आए, एग्जैक्टली ऐसा ना हो, लेकिन कोई इम्तिहान, अल्लाह ताला इम्तिहान किसी पे भी भेज दे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके असल मुस्लिम लीग नून कौन है और असल नवाज लीग कौन सी है। और ये जो बंदा कहता है कि जी मैं 30 साल से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, उसे भी कोई ऐसा कोई सिलसिला हो कि वो अलग अपनी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीग बना ले, कम से कम नवाज शरीफ की गोद में बैठ के ये जुल्म ना करे। क्योंकि नवाज शरीफ के जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो उसके पॉलिटिकली उसके फॉलोअर हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनका लीडर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हो और 30 साल तक खामोशी से तारा बना रहे और कौम को और अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को और अपने चाहने वालों को और अपने मतवालों को, जियालों को धोखा देता रहे। ऐसा धोखाबाज लीडर उन्हें नहीं चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग नून को भी क्लिनजिंग की जरूरत है। और अगर कोई वाकई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा बन के और उनका एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन के फख्र महसूस करता है, तो उसे पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीग के नाम से बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा देनी चाहिए। क्योंकि वहां तो सुल्तान सिकंदर राजा साहब बैठे हुए हैं, वो बड़ी हंसी खुशी ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर भी कर लेंगे और किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हमारे मीडिया के जो लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि दिन रात उनके कलाबे में लाना चाहते हैं, तारीफ होंगे, वो भी वहां ज्वाइन कर लें उनको। और जो शहबाज शरीफ साहब जैसे आंख के तारे हैं, वो भी उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। कम से कम बाकी पार्टियां तो साफ हो जाए।
जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज भाई, हमारा टाइम जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो बस जनाब हम यही कहना चाहते हैं, अपना प्रोग्राम आज का उसी सूरत में हम खत्म करना चाहते हैं कि हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख लें। अगर रोमन एम्पायर नहीं रही, बड़ी शक्तिशाली ये एम्पायर्स थी, अगर ग्रीक एम्पायर नहीं रही और ब्रिटिश एम्पायर जिसके के बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतनी फैली हुई थी ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो जनाब उसका भी सन जो है वो सेट हुआ। और जो कुछ फ्रांस के अंदर हुआ, जो ये रॉयल फैमिलीज के सामने बेचारे छोटे मोटे मजेरे खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने उनका क्या हाल किया, ये तमाम हिस्ट्री की चीजें जो हैं उनसे सीखें और अल्लाह से माफी मांगें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुल्क में भी, अभी तो वो बहुत दूर की बातें हो गई, श्रीलंका में जस्ट रिसेंटली उन्होंने लोगों को, ये जो बड़े बड़े एलीट थे, सड़कों पे निकाल के घसीटा और जूतियां मारी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये हाल ना हो, डिग्निटी से जीना सीखें। पैसा हर चीज नहीं होती, ज़मीर को बेच देना, अपने आप को बेच देना, अपने मुल्क को बेच देना, इन सब की सजाएं हैं और वो हमें इसी दुनिया में अब नज़र आती हैं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो, इस मुल्क में फिर से वो फसल आए जिसको अंदेश आए, खिज़ा ना हो। इसके साथ ही हम आज का 12वां खिलाड़ी का जो एपिसोड है उससे आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली फयाज भाई इज़ गोइंग टू बी हियर और वो आपके साथ और इस तरह की बहुत पीछे की इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।